के एपिसोड 367 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिस्टर जी मिंग को अपने साथ लेकर अपने माउंटेन वाले घर में आ जाते हैं ताकि वो वहाँ पर उसकी सोल को कंडेंस करना उसे सिखा सके, क्योंकि हमारा मिंग बहुत ही जल्दी मार्शल आर्ट्स का सेंट बनने वाला है, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे पहले अपनी मास्टर सोल को कंडेंस करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जी के घर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जी अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और वो मिंग से कहते हैं, मास्टर जी मिंग से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि एक बार जब तुम मार्शल आर्ट्स के सेंट पर प्रमोट होने वाले होते हो तब तुम्हें अपनी सोल को रिफाइन करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज का नाम सोल कल्टीवेशन होता है, दूसरी वाली का नाम माइनर सोल रिफाइनमेंट होता है, जबकि तीसरी वाली का नाम मेजर सोल रिफाइनमेंट होता है। जबकि तुम पहले से ये सब कुछ अचीव कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन तीनों स्टेजेस से गुजरने की जरूरत है, क्योंकि तुमने पहले वाले स्टेप को तो पहले से मास्टर कर लिया है। तुम्हें पहले वाले स्टेप से गुजरने की जरूरत नहीं है। अब रही बात दूसरे दोनों स्टेप्स की, तो तुम्हें सबसे पहले माइनर सोल रिफाइनिंग स्टेप को पूरा करना होगा। इसमें सबसे पहले तुम्हें एक टारगेट सेट करना होगा कि तुम्हें अपनी सोल को शेप देनी है, कि तुम्हें अपनी सोल को इस तरह शेप देनी है कि तुम उसे डिफरेंट टाइप की शेप दे सकते हो। या तो कोई मॉन्स्टर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई तलवार हो सकती है या फिर कोई बीस्ट हो सकता है। मास्टर जी यहाँ पर उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कुछ वेपन्स के नाम उसे बताते हैं। वो उसे कहते हैं तुम किसी भी चीज की शेप दे सकते हो अपनी मास्टर सोल को, जिसमें पियानो, चेस, कैलियोग्राफी या फिर पेंटिंग स्टिक्स भी हो सकती है, स्पीयर्स हो सकते हैं, एक्सिस हो सकते हैं, या फिर तुम पहाड़ों या फिर रिवर्स की सोल्स को भी शेप दे सकते हो। इसके अलावा सन, मून और ड्रैगन और फिनिक्स भी शामिल हैं। जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा टारगेट होगा उतनी ज्यादा पावरफुल तुम्हारी सोल कंडेंस होगी। और तुम्हें ये भी बता दूं, अगर तुम यहाँ पर पावरफुल शेप बनाने की कोशिश करोगे तो उसके साथ खतरा उतना ही ज्यादा होगा और ये इतना ज्यादा मुश्किल रिफाइनमेंट होगी। यहाँ पर बीमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर, मेरे पुराने मास्टर यानी मास्टर टोंग टियान वो भी इसी स्टेज से गुजरे थे। उन्होंने स्टेज पर से गुजरते हुए अपने लिए जो सोल को रिफाइन किया था, उन्होंने जिस शेप में सोल को रिफाइन किया था वो एक एंशिएंट बर्ड था। एक बर्ड की शेप में अपनी सोल को रिफाइन किया था। उसके बाद उन्होंने उसी सोल की मदद से बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया, यानी कि वो बहुत ही महान वॉरियर बने। तो बीमिंग यहाँ पर अपने मास्टर को सुजेस्ट करेगी कि मास्टर, अगर आपको यहाँ पर किसी की शेप देनी है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप किसी डीमन बीस्ट की सोल को यहाँ पर शेप दें। सबसे ज्यादा बेस्ट तो रहेगा कि आप यहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल को ही कंडेंस करें, क्योंकि आपके पास ड्रैगन की पावर्स पहले से हैं। प्रिंसिपल स्वर्ड बीमिंग से कहती है, ये जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे पुराने मास्टर ने यहाँ पर एक बीस्ट की सोल को रिफाइन किया था तो हमारे नए मास्टर भी उसी को करें। इसकी सोल्स हालांकि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। मास्टर ने क्योंकि काफी सारे तलवारबाजी के स्किल्स मास्टर किए हुए हैं और बहुत ही जल्दी ये 5 तलवारों की यानी कि 5 एम्परर्स की तलवारों को मास्टर कर लेंगे। के लिए मुझे लगता है कि इन्हें एक तलवार की सोल को यहाँ पर मास्टर करना चाहिए। मैं तो यहाँ पर मास्टर को यही सुजेस्ट करूंगी कि मास्टर को इस स्टेज के ऊपर इस सोल को किसी वेपन की शेप में शेप देनी चाहिए। मास्टर जी मिंग से कहते हैं, मिंग, क्या तुमने सोच लिया कि तुम यहाँ पर कौन सी मास्टर सोल को कंडेंस करने वाले हो, उसे कौन सी शेप दोगे? मिंग और इनविंसिबल स्वर्ड दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ड्रैगन सोल या फिर किसी भी दूसरे डीमन बीस्ट की सोल को यहाँ पर शेप देना चाहिए, जबकि इनविंसिबल स्वर्ड कह रही होती है, नहीं, मेरे मास्टर के लिए ठीक नहीं रहेगा। मास्टर को किसी न किसी स्वर्ड या फिर किसी दूसरे वेपन की सोल को यहाँ पर शेप देना चाहिए, तो मास्टर के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि मिमिंग उन दोनों की बिक्रिंग को सुनकर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। साथ ही मिंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर जी, अब जबकि आपको पता है कि मैं तलवारें यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और मेरे पास एक ड्रैगन की बॉडी भी है, मुझे फॉर्मेशंस के बारे में आपको पता है कि बहुत कुछ पता है, मैं फॉर्मेशंस बनाने का उस्ताद हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पर अपनी मास्टर सोल को रिफाइन करते वक्त इन तीनों चीजों को अपनी बॉडी के अंदर एक ही शेप दे दूं और तीनों चीजों को एक ही जगह पर मर्ज कर दूं? मास्टर जी चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं मार्शल आर्ट्स की सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला था और मेरे पास भी ये वक्त आया था सोल को कंडेंस करने का। उस वक्त मैं भी ऐसा नहीं कर पाया था और वैसे भी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। 2-3 मार्शल सोल्स की शेप को एक ही शेप में कंडेंस करना पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर, मुझे भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह की मार्शल सोल को शेप दे सकते हैं, सभी को एक साथ हासिल नहीं कर सकते। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही हासिल होता है। बीमिंग मास्टर से कहती है, इनविंसिबल स्वर्ड ने बिल्कुल ठीक है, आपके पास ड्रैगन सोल है, इसके अलावा स्वर्ड सोल है और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइडेड हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के पावर लेवल्स डिफरेंट है। आप इन दोनों को यहाँ पर ब्लेंड करना चाहते हैं। किंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मेरा आइडिया तो सुन ले। अगर मैं ड्रैगन सोल को अपनी बॉडी के तौर पर यूज करूँ, इसके अलावा अपनी केओस सूत्रा की पावर और टाइजी मैजिक कार्ड को दोनों को अपनी ड्रैगन सोल को चेंज करने के लिए यूज करूँ और अपनी स्वर्ड सोल को अरे फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दूं, तो कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या मैं इन सभी को आसानी से मर्ज कर पाऊंगा? मास्टर से कहते हैं, मुझे तुम्हारे आइडिया में काफी ज्यादा दम लगता है, तुम ऐसा कर तो सकते हो, इससे तुम अपनी मास्टर सोल को एक ही शेप में मर्ज कर सकते हो, कि ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ अरसे में ये सब कुछ पॉसिबल होगा, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। हो सकता है कि 10 साल लगे या फिर 20 या फिर 100 साल भी लग सकते हैं। अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना मुश्किल होने वाला है। मैं यहाँ पर फेल भी होता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने
देखने को मिलेगा। और वैसे भी टाइम की किसको परवाह है, मेरे पास अपनी इमॉर्टल स्पेस है जिसके अंदर इनका फ्लो अलग से चलता है। का 1 मिनट होगा और अंदर 1000 साल गुजर जाएंगे। मास्टर जी मिंग से कहते हैं, मैं तुम्हारे इस नए आइडिया को लेकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि तुमने इस मेथड को क्यों चूज किया, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे उन सभी लोगों ने तो पहले से बनाए हुए तरीकों को ही यूज किया है, सिर्फ एक ही मार्शल सोल को शेप दी है। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मिंग उनसे कहता है, मास्टर तो आपको इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इस दुनिया की गॉड विल ने मुझसे बात की थी। उस गॉड विल ने मुझसे बात करते हुए मुझे बताया था टियानजन कॉन्टिनेंट तो बाकी दुनियाओं के मुकाबले में एक छोटी सी दुनिया है, और हमारी इंसानी रेस जो कि मार्शल आर्टिस्ट सिविलाइजेशन कहलाती है बहुत ही कमजोर है, जबकि बाकी की जितनी सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनको एलियन रेसेस भी कहा जाता है। इससे पहले जितने भी इंसेस्टर्स गुजर चुके हैं उन सभी लोगों ने अपने ही बाप दादा के तरीके के ऊपर चलते हुए अपनी मार्शल सोल को शेप दी थी। इस वजह से वो सभी लोग एक जितने स्ट्रॉन्ग थे। मैं जितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने तरीके इजाद करना चाहता हूँ। मैं अपनी नई मार्शल सोल शेप करना चाहता हूँ ताकि मैं एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के लेवल से भी अप जा सकूं। इस वजह से मैं यहाँ पर किसी को भी कॉपी नहीं कर रहा। मास्टर जी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, मैंने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था। तुम्हारा नजरिया दुनिया को देखने का वाकई में काफी ज्यादा अलग है। मैं इस बारे में काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मास्टर जी मिंग से कहते हैं, ठीक है, तब तुम अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर चले जाओ और जाकर फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करो और अपनी सोल को रिफाइन करने की कोशिश करो। उस वक्त तक मैं बाहर तुम्हारे लिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर फॉर्मेशंस को सेटअप करूंगा। जब तुम वापस आओगी तुम्हारे आखिरी स्टेप को पूरा करेंगे। उसके बाद मिंग अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर चला जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है, उसके बाद मिंग अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मिंग 10 साल गुजारता है अपनी सोल को रिफाइन करने के लिए। मिंग वहाँ पर अपनी केओस सूत्रा और साथ में टाइजी मैजिक कार्ड इन दोनों को अच्छे से मास्टर करता है, साथ में स्वर्ड सोल को मास्टर करता है, और ड्रैगन सोल तो वैसे ही उसके पास होती है। यहाँ पर उसके पास एक नई चीज होती है जो कि टियानजिन बीड होता है। टियानजिन बीड जो कि इस पूरी टियानजान लैंड के ऊपर सिर्फ 3 ही है। यहाँ पर उसको भी कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। टियानजान बीड को कंप्रीहेंड करने का मतलब ये है, टियानजान लैंड में गॉड विल से अनुमति ले सकता है और गॉड विल को भी कंट्रोल कर सकता है। इससे मिंग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मिंग टियानजान बीड को भी कंप्रीहेंड कर लेता है और वो उसके माथे के ऊपर आकर चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी के साथ अब जुड़ चुका है। कहता है, जो तो मेरे डिवाइन सी में जुड़ चुका है वही टियानजिन बीड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 ही है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपने इस टियानजिन बीड को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है और इस वक्त पूरे टियानजिन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 इस तरह के बीड है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी हिस्ट्री में वो सिर्फ 3 लोग इसको कंप्रीहेंड कर पाए होंगे। प्रिंसिपल स्वर्ड मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि अब आप इस टियानजिन बीड की मदद से विल ऑफ गॉड को भी समझ सकते हैं। ना सिर्फ विल ऑफ गॉड को, बल्कि आप इसको जैसे जैसे आगे कंप्रीहेंड करते जाएंगे इसकी पावर बढ़ती जाएगी, तब आप ह्यूमंस की विल को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर मिंग उनको बताता है कि मैंने जितने भी नेसेसरी स्टेप्स थे उन सभी को पूरा कर लिया है। इसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है, मिंग ने अपनी ड्रैगन सोल को रिफाइन करना स्टार्ट किया, जिसके साथ साथ अपनी स्वर्ड सोल और उसके साथ अपनी फॉर्मेशंस को बनाने वाली सोल, उन तीनों को यहाँ पर प्रिपेयर करता है। उसने इन तीनों के प्रोटोटाइप्स को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ताकि आखिरी स्टेज को पूरा करते वक्त वो इन सभी को आपस में फ्यूज कर सके। यहाँ पर अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये सारा काम पूरा करने के बाद मिंग अपनी डायमेंशनल स्पेस से बाहर निकलता है। वो बाहर आता है तो उसके मास्टर ने वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट की होती है। तो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आपने तो सारी की सारी तैयारी पहले से कर ली, ये तो एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन है। मास्टर उसे कहते हैं, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठकर आराम से अपनी मार्शल सोल को शेप दे सकते हो, अपने तीसरे स्टेप को पूरा कर सकते हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। यही बात इस बड़ी सी अरे फॉर्मेशन के फंक्शन की, तुझे तो तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा जब ये अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी। तो अपने मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, अब मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिंग उस फॉर्मेशन के अंदर बैठकर वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है और कल्टीवेशन स्टेज में चला जाता है। मिंग कहता है, तो अब मुझे यहाँ पर अपनी सारी की सारी सोल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल शेप देनी है, तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे सोचना होगा कि मुझे क्या करना होगा। मिंग कहता है, मेरे पास जितनी भी मार्शल सोल्स हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन सोल है, तो मुझे लगता है कि मुझे ड्रैगन सोल को अपनी बेस के तौर पर यूज करना चाहिए। मैं अपनी ड्रैगन सोल को बॉडी के तौर पर यूज करूंगा और उसके साथ साथ मैं अपनी सलवारबाजी की सोल और अरे सोल इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा। लेकिन स्वर्ड और फॉर्मेशंस ये तो इंसानों के वेपन्स हैं या फिर यूज करने वाले टूल्स हैं, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पर डायरेक्टली बॉडी में यूज नहीं कर सकता। लेकिन ड्रैगन को भी यहाँ पर मैं बॉडी के तौर पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्लास होते हैं। मुझे ड्रैगन को एक बॉडी में, इंसानी बॉडी में ट्रांसफर करना होगा। तो मिंग अपनी जो ड्रैगन वाली सोल वाली होती है, ड्रैगन वाली सोल होती है, को एक इंसानी बॉडी की शेप देना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है, तो इसे जल्दी से पहले इंसानी शेप देते हैं। मिंग कहता है, मास्टर की ये वाली फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इस फॉर्मेशन की मदद से मैं यहाँ पर अपनी एक दुनिया क्रिएट कर सकता हूँ और उस दुनिया में मैं अपनी मार्शल सोल को अपनी एक शेप दे सकता हूँ। वहाँ पर उस ड्रैगन वाली सोल को अपनी बॉडी जैसी यानी कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में एक शेप देता है। मिंग ने अब यहाँ पर ड्रैगन सोल को यूज करते हुए उसे एक ह्यूमन शेप वाली बॉडी दे दी है और उसके बाद वो कहता है, फॉर्मेशन सोल को इस बॉडी के साथ मर्ज
मर्ज करना है। वो अपनी फॉर्मेशन वाली सोल को अपनी बनाई हुई ड्रैगन सोल की ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट आर्म के ऊपर चिपका देता और कहता है तो मेरी लेफ्ट आर्म के ऊपर फॉर्मेशंस बनाने की पावर होगी। वो अपनी दाएं बाजू के अंदर अपनी स्वर्ड सोल को ऐड करता है। वो कहता है अब मेरे दाएं बाजू के अंदर स्वर्ड सोल को यूज करने की पावर आ जाएगी। इससे मैं अपने वेपन को जब चाहे यूज कर सकता हूँ अपने दुश्मन को मारने के लिए। मिंग कहता है अब यहाँ पर बारी आती है मेरी टाइजी आर्ट की, काज एंड इफेक्ट चैप्टर की, तो उसे मैं अपनी लेफ्ट आंख के अंदर रखूंगा। अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट्स को मैं अपनी राइट आंख के अंदर रखूंगा। इससे मैं किसी के भी कारमा को देख सकता हूँ। टाइजी डिवाइन आर्ट्स को यूज करते हुए मैं किसी के फ्यूचर को भी देख पाऊंगा। फिर लास्ट में मिंग के टियानजिन बीड की बारी आती है। मिंग कहता है और टियानजिन बीड को मैं अपनी दोनों आईब्रोज के दरमियान यानी कि अपने माथे के ऊपर रखूंगा। इससे मैं अपने माइंड को सेट कर सकता हूँ और हीवंस की विल को अपने लिए अचीव कर सकता हूँ। तो मिंग की मार्शल सोल यहाँ पर शेप ले चुकी है। मिंग ने अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मिंग कहता है तो ये वाली मेरी मार्शल सोल होने वाली है। कि मार्शल सोल के पास ड्रैगन की बॉडी है, उसके बाएं बाजू के अंदर फॉर्मेशन की पावर है, दाएं बाजू में तलवार की पावर है, जबकि उसकी दोनों आंखों में अलग अलग काज एंड इफेक्ट और टाइजी आर्ट्स की पावर है और उसके माथे के ऊपर टियानजिन बीड की पावर है। यानी कि मिंग ने जैसा कहा था कि वो सारी मार्शल सोल्स को आपस में मिलाकर मर्ज करके एक सोल बना देगा, उसने वैसा कर दिया है। तो यहाँ पर एपिसोड 367 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 368 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा मिंग अपने मास्टर जी के पास वापस आता है और अपने मास्टर जी को बताता है कि उसके पास जितनी भी सोल की पावर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करके अपनी मास्टर सोल क्रिएट करना चाहता है। मास्टर जी उसे कहते हैं ठीक है तुम अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर जाकर सबसे पहले अपनी मास्टर सोल्स को रिफाइन करो, क्योंकि क्या तुम इसको कंबाइन कर पाते हो या नहीं, तब तक मैं बाहर तुम्हारे लिए तैयारियां करता हूँ। मिंग वहाँ पर अपनी डायमेंशनल स्पेस के अंदर अपनी मास्टर सोल को गैदर कर लेता है। वो उसे ह्यूमन बॉडी देता है, ड्रैगन सोल को, और साथ में बाकी की सारी मार्शल सोल्स को इसके साथ मिक्स कर देता है और एक नई बॉडी क्रिएट करता है। अब हमारा मिंग अपनी डायमेंशनल स्पेस से बाहर निकलता है तो मास्टर ने पहले से बंदोबस्त किया होता है। उसके मास्टर ने पहले से एक बड़ी सी फॉर्मेशन सेटअप की होती है। मिंग उस बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर बैठकर अपनी मार्शल सोल को वहीं पर रिफाइन करता है और उसको कंप्लीट शेप दे देता है। मिंग और इनविंसिबल स्वर्ड दोनों ही अपने मास्टर से कहती है मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपनी सोल रिफाइनिंग के सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। ये तो आपकी सोल रिफाइनिंग का मिनी स्टेप था, अभी आपको मेजर स्टेप को पूरा करना है। मिंग अपनी मार्शल सोल की तरफ देखता है तो उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि मिंग की मार्शल सोल की बॉडी शेप और शक्ल और सूरत बिल्कुल मिंग के जैसी होती है। कहता है क्या ये वाकई में मेरी मार्शल सोल है। मास्टर जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं हाँ ये तुम्हारी ही मार्शल सोल है। इनमें तुमने रिफाइनिंग के दौरान अपनी मार्शल सोल को अपनी जैसा ही क्रिएट कर लिया, क्योंकि तुम अपने आप को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान समझते हो, इसी वजह से तुमने इसे अपनी ही बॉडी दे दी है। लेकिन ये भी ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे लिए ये वाली मार्शल सोल सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है और तुम्हारी जो मार्शल सोल अच्छी नहीं दिखती, तुम इसको अभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हें मेगा चेंज से गुजरना है। तुम्हारा लास्ट और तीसरा स्टेप बाकी है, फिर तुम्हारी मार्शल सोल कंप्लीट हो जाएगी। मिंग अपने मास्टर से कहता है तो मास्टर मुझे बताएं कि अब मेरे पास और क्या चीज मिसिंग है, मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगा। मास्टर जी उसे कहते हैं अब तुम्हें ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना होगा। जैसे तुम मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करोगे उसी वक्त तुम्हारी मार्शल सोल कंप्लीट हो जाएगी। और इसका प्रोसीजर मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। साथ ही वो अपनी उस बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ, तुम्हें इसी फॉर्मेशन के अंदर बैठकर ही अपनी बाकी कल्टीवेशन को पूरा करना होगा। वो बड़ी फॉर्मेशन वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर से काफी सारी फायर स्ट्रिंग निकल रही होती है, क्योंकि ये फॉर्मेशन जैंग फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से इसके अंदर से काफी सारी फायर निकल रही होती है। ऊपर मास्टर ने जितने भी पोल्स लगाए होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इस फॉर्मेशन को चालू कर देते हैं। मिंग कहता है मास्टर क्या वाकई में ये फॉर्मेशन आपने बनाई है, ये ग्रेट सोल फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है। मास्टर जी मिंग से कहते हैं हाँ यहाँ पर तुम्हारी मैं सोल को तीसरे स्टेप में पहुंचाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी तीसरा स्टेप ये था सोल की रिफाइनिंग का थर्ड मेजर स्टेप। तीसरे स्टेप में तुम्हारी सोल कंप्लीट हो जाएगी कि वो एक्सपीरियंस कर सके विंड एंड सन को। इस बार की टेम्परिंग के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। मास्टर जी उसे बताते हैं ये वाली फॉर्मेशन इसको प्योर जैंग सोल फॉर्मेशन कहा जाता है। ये फॉर्मेशन मुझे बाई चांस मिली थी, इस जैसी फॉर्मेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। अफसोस की बात तो यह कि मैं इसे अपने वक्त में इस्तेमाल नहीं कर पाया। फॉर्मेशन के अंदर 99 एंड 81 लेयर्स हैं। सारी की सारी फॉर्मेशन वेट के हिसाब से आगे बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा तुम अगली लेयर में जाओगे उतना ज्यादा इसकी वेट और हार्डनेस बढ़ती जाएगी। अगर तुम इस सारी हार्डनेस और इस सारे दर्द को यहाँ पर बर्दाश्त कर पाए तो तुम इस प्योर जैंग मार्शल सोल को हासिल कर पाओगे। इसी वक्त मिंग की बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि मिंग की मार्शल सोल ऊपर होती है और वो सारी की सारी जैंग फायर उसकी सोल के ऊपर पड़ रही होती है, जिससे मिंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिंग और इनविंसिबल स्वर्ड अपने मास्टर को इसके बारे में बताती है कि प्योर जैंग मार्शल सोल का क्या मतलब है और इससे आपको क्या हासिल होने वाला है। वो उसे कहती है आप प्रीमोर्डियल लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप एक
डिवाइन गार्ड बन सकते हैं। ये वाली सोल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप मार्शल आर्ट्स के सेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करेंगे, आपका लेवल मार्शल आर्ट्स के गॉड के लेवल के बराबर हो जाएगा अगर आप यहाँ पर यांग फॉर्मेशन की मदद से अपनी सोल को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्शल आर्ट सेंट लेवल में प्रमोट होने के बाद अगर आपने यांग फॉर्मेशन वाली सोल को हासिल कर लिया तो आप एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड का मुकाबला भी कर सकते हैं। मिंग मास्टर से कहती है, लेकिन मास्टर इस बड़ी सी फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगे होंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन है और बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन है। क्या आपके मास्टर जी मार्शल आर्ट्स के गार्ड राम के सेकंड लेवल पर है, लेकिन फिर भी इनके लिए ये वाले रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस स्टेप को पूरा करना ही चाहिए। तो मिंग अभी वहीं पर बैठा अपनी सोल को रिफाइन कर रहा था, जबकि उसकी सोल भी ऊपर उस फायर के अंदर चीखें मार रही होती है। हमारे मिंग को भी बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। मिंग वहीं पर दर्द के मारे बैठा होता है लेकिन चिल्ला नहीं रहा होता। मिंग कहता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सोल अंदर से जल रही हो। मिंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे बताएं कितने स्टेप हो चुके हैं और कितने रह गए हैं। तो उसे कहते हैं, अभी तो तुम थर्ड स्टेज के ऊपर हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहली बार मुझे ये फॉर्मेशन मिली थी तब मैं भी इसे अपने ऊपर यूज करना चाहता था, लेकिन तब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। पहले उस वक्त मार्शल आर्ट्स का सेंट था, काश मैं भी इसको यूज कर पाता। मास्टर जी उसे कहते हैं, अब मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि बाहर से कोई तुम्हारे पर अटैक न करे। मैं प्रोटेक्शन के लिए बाहर चला जाता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे आवाज देना, बस चिल्लाकर एक बार पुकार देना, मैं जल्दी से आकर फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें निकाल लूंगा। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपका मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा बेचारा है जो कि इस फॉर्मेशन को अपने लिए यूज नहीं कर पाया और वो चाहता है कि आप इसको यूज करें और इसको यूज करके दिखाएं कि कैसा लगता है इस फॉर्मेशन को यूज करना। मिंग उसे कहता, हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे अपनी मास्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। मास्टर के लिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर चिल्लाकर मास्टर को कभी नहीं बुलाऊंगा कि वो आकर फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करें। मिंग भी उसे कहती है, हाँ मास्टर मुझे भी लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस दर्द को बर्दाश्त करना चाहिए। मिंग कहता, हाँ मैं करूंगा। हमारा मिंग पूरे 3 दिन तक उस सारे दर्द को वहाँ पर बर्दाश्त करता है, उस पावर के अंडर, उस प्रेशर और उस दर्द के अंडर वो वहीं पर बैठा रहता है। 3 दिन के बाद जब मिंग अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करता है, मार्शल आर्ट्स का सेंट बन जाता है, उसकी बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त लाइट निकलती है। कार्डिनल फा, कार्डिनल हान और उनके साथ सेक्टर पैट्रियार्च वो तीनों दूर खड़े होते हैं अपने सेक्टर में और खड़े होकर सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इतनी जबरदस्त लाइट कहाँ से निकल रही है, लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है किसी ने मार्शल आर्ट्स के सेंट के शक्ल्स को तोड़कर मार्शल आर्ट्स के गार्ड की राह में कदम रखा है। कि हमारे सेक्टर का कोई मार्शल आर्ट सेंट का एल्डर होगा जो कि अब मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनने वाला है। कि मास्टर पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, तुम सभी लोगों को यहाँ पर अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी जीमिंग की बॉडी से निकल रही है। जीमिंग मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर प्रमोट हो रहा है और ये सारी की सारी एनर्जी उसकी मार्शल सोल से निकल रही है जो कि यांग लेवल की प्योर फॉर्मेशन की सोल फॉर्मेशन होने वाली है। कार्डिनल हान कहते हैं, इसी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा है। ऐसी पावर तो तब निकलती है जब एक मार्शल आर्ट्स का सेंट एक मार्शल आर्ट्स गार्ड लेवल पर प्रमोट होता है। इस लड़के की प्योर यांग मार्शल सोल तो काफी बड़ा खतरा बन सकती है। कार्डिनल फा कहते हैं, मैंने प्योर यांग फॉर्मेशन के बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ये वाकई में होती है। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं भी जीमिंग की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। जीमिंग वाकई में एक रियल जीनियस है और वो किसी लिहाज से भी मास्टर जी जियांटियान से कम नहीं है। जिनचेंग सेक्टर से काफी दूर हमारे लिटिल कियांग को भी दिखाते हैं। लिटिल कियांग और जी रूजी वहाँ पर होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो मास्टर की ब्रेथ है, लगता है कि मास्टर मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर प्रमोट हो चुके हैं। जी रूजी से कहती है, चलो फिर ठीक है, हम लोग भी वहीं पर चलते हैं और जाकर अपने मास्टर को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर प्रमोट हुए हैं। तो रूजी और लिटिल कियांग दोनों ही जिनचेंग सेक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। मिंग अभी अपनी फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा होता है अपने लेवल को अप करने के बाद। सामने उसकी मार्शल सोल होती है जो कि अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मिंग कहता है, तो यांग मार्शल सोल इस तरह की दिखाई देती है जो तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है, काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रही है। फिर साथ ही मिंग वहाँ पर एक जोरदार धाड़ लगाता है, यानी कि वो अपनी नई पावर्स को चेक कर रहा होता है। रूजी और लिटिल कियांग भी वहीं पर आ जाते हैं। जी रूजी उसे कहती है, मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने अपनी मार्शल सोल को कंडेंस कर लिया और उसके साथ साथ अब आप मार्शल आर्ट्स के सेंट बन चुके हैं। दोनों के वहाँ पर आते ही मिंग लिटिल कियांग से कहता है, लिटिल कियांग मैंने तुम्हें बुद्धा का बैनर दिया था, मुझे बताओ कि तुमने कितने सारे डीमंस को उसमें रिफाइन किया है। लिटिल कियांग अपने पास से बुद्धा के बैनर को निकालता है और मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने 5 बड़ी गार्ड फॉर्मेशन इकट्ठी की है, यानी कि इतनी ज्यादा डीमंस की सोल्स को रिफाइन किया है, आप उनसे 5 बड़े डीमन गार्ड शैडो सोल्जर्स बना सकते हैं। ये बात सुनते ही काफी हैरान होता है। तो यहाँ पर एपिसोड 368 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 369 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिटिल कियांग और रूजी दोनों ही मिंग के पास आ जाती है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि मिंग ने अपने आप को लेवल अप कर लिया है। अब वो मार्शल आर्ट्स का सेंट बन चुका है। तो दोनों यहाँ पर आकर मिंग को कंग्रेचुलेट करते हैं। तो मिंग लिटिल कियांग से पूछता है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, मैंने तुम्हें बुद्धा वाला फ्लैग दिया था, मुझे बताओ कि तुमने उसके अंदर कितने ज्यादा डीमंस को ट्रैप किया है। लिटिल कियांग उसे कहता है, मैंने इतने ज्यादा डीमंस को ट्रैप किया है कि तुम उनकी मदद से 5 डीमन गॉड्स बना सकते हो। मिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो काफी खुश भी हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में तुमने इतने ज्यादा डीमंस को पकड़ लिया। उन सारे डीमंस की सोल्स को इकट्ठा करके मैं 5 डीमन गार्ड सोल्जर्स बना सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास अपनी आर्मी होगी जिसमें 5 डीमन गार्ड्स होंगे। रूसी अपने पास से रिंग निकालती है और मिंग से कहती है, मास्टर मैंने भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, मैंने 9th लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा है और उनकी कोर को इस रिंग के अंदर रख लिया है। अगर मैं यहाँ पर अब तक के सारे 9th लेवल के डीमन बीस्ट की कोर्स का हिसाब लगाऊं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं 900 बिलियन मार्शल गॉड कॉइंस मिलने वाले हैं। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर हमें 900 बिलियन मार्शल गॉड कॉइंस मिलेंगे। यानी कि तुमने इतने ज्यादा डीमंस को मारा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने 9th लेवल के टोटल 900 डीमंस को मारा है, लेकिन तुम अकेले 9th लेवल के इतने ज्यादा डीमन मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकती हो। लिटिल कियांग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ऐसी बात नहीं है, इस रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल के डीमन बीस्ट की कोर नहीं है बल्कि डीमन गार्ड्स की कोर्स भी है। वहाँ पर काफी सारे ऐसे डीमन मॉन्स्टर्स थे जो कि 9th लेवल से भी ज्यादा पावरफुल थे। सभी को भी रूजी ने मार दिया और उन सभी को मारकर उनकी डीमन कोर्स को इस रिंग के अंदर रखा है। इसी वजह से ये रिंग बहुत ज्यादा प्रेशियस है। थोड़ी देर के बाद मास्टर जीटियान भी वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर जीटियान मिंग से कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास एक डीमन गार्ड लेवल का बहुत बड़ा ड्रैगन है और उसके साथ साथ एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे दोस्त तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि तुमने बहुत कुछ एडवेंचर किया और इस एडवेंचर के दौरान तुमने अपने बहुत ही पावरफुल दोस्त भी बनाए हैं। तो मिंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तो आपकी वजह से मुमकिन हो पाया। अगर मास्टर जी यहाँ पर नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी सोल को कंडेंस नहीं कर पाता। यहाँ पर यांग सोल नहीं मिल पाती जो कि आपकी वजह से मुमकिन हो पाई है। मिंग के पास जो रिंग अभी अभी उसे जी रूजी ने दी है वो मास्टर को देते हुए कहता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इस रिंग को रख लें। इसके अंदर टोटल 900 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस के बराबर के कॉइंस की रकम है। यानी कि इतने ज्यादा इसके अंदर कोर्स है और इनके बदले में आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर इस बड़ी सी फॉर्मेशन को सेटअप करने में बहुत ज्यादा खर्चा किया है और आप इस खर्चे को अकेले क्यों उठाएंगे जबकि ये सब कुछ मेरे लिए था। मास्टर जी उसे कहते हैं, नहीं बच्चे, मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ, तुम मेरे डिसाइपल हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर सारे मैनर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर मास्टर जी मिंग के साथ कुछ बात करते हैं और मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो यहाँ पर उसके साथ क्या बात कर रहे हैं। पहले 2-4 डायलॉग्स की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आगे वो उसे कह रहे होते हैं कि एक मार्शल आर्ट्स की सेंट होना ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। हमारी इस पूरी डायनेस्टी में मार्शल आर्ट्स की सेंट बहुत ज्यादा है। मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स अभी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एक मार्शल आर्ट्स का सेंट अगर कहीं भी किसी जगह के ऊपर भी होगा वो अकेला ही पूरे के पूरी डायनेस्टी को भी संभाल सकता है। हमारी डायनेस्टी में भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के सेंट है जो कि हाई रैंकिंग के ऊपर है, यानी कि वो हाई ऑफिशियल्स की पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। पर डायनेस्टी में अगर आप एक मिनिस्टर या फिर एक जनरल बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम मार्शल आर्ट्स के सेंट की जितनी क्वालिफिकेशन तो जरूर होनी चाहिए, इससे कम में आपकी बात नहीं बनेगी। यहाँ पर मास्टर से मार्शल आर्ट्स के सेंट के बारे में बता रहे होते कि मार्शल आर्ट्स के सेंट होना कितना ज्यादा अच्छा है। अब जबकि मिंग भी हमारा मार्शल आर्ट्स का सेंट बन चुका है। रोजी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और उनसे कहती है, तो इसका मतलब हमारे मास्टर अब एक मार्शल आर्ट्स के सेंट बन गए हैं। ये मार्शल आर्ट्स के सेंट बने हैं अभी अभी और इन्हें अभी अपनी स्ट्रेंथ को भी आजमाना है। तो क्यों ना हम लोग बाहर चले जाकर डीमंस को मारकर आपकी स्ट्रेंथ को चेक करें। मास्टर जी जल्दी से पहले वहाँ से निकलते हैं और उसे कहते हैं, मेरे डिसाइपल तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। जिन सेक्टर में जितने भी डीमन बीस्ट है उन सभी को मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम जाओ जाकर दुनिया को देखो, तुम जाकर दुनिया में एडवेंचर करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सको, ताकि तुम्हें इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता चल सके। तो उसके मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग उनसे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मास्टर के वहाँ चले जाने के बाद रूजी मिंग से कहती है, चलो अब तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम लोग वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स के साथ साइड बाय साइड फाइट करेंगे। इसमें हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम दोनों मिलकर वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। जबकि मिंग सोच रहा होता है, ये यहाँ पर क्या कह रही है, हमें तो यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर फाइट करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं इसके साथ वहाँ पर जाऊंगा तो ये तो सारे मॉन्स्टर्स को खुद ही मार देगी, तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। लगता है कि इसे अकेले भेजना पड़ेगा। तो मिंग उसे कहता है, रूजी तुम और लिटिल कियांग, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इकट्ठे जाओ और जाकर डीमन और मॉन्स्टर्स को मारो ताकि हम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकें। कि मैं अकेले जाऊंगा, मेरे पास अब क्योंकि अपने डीमंस की आर्मी है, मैं अपने 5 शैडो क्रीचर्स को यूज करते हुए इन डीमंस को आसानी से मार सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा मिंग वहाँ से अकेला दूसरी तरफ निकल पड़ता है। उसके सामने बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स होते हैं। उन सारे डीमन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमारा मिंग अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर मिंग अपने पंचेस की पावर्स को चेक कर रहा होता है। मिंग कहता है, मार्शल आर्ट्स का सेंट बनने के बाद अब मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो देखते हैं कि मैं एक 5 के साथ कितने ज्यादा को मार सकता हूँ। हमारा मिंग वहीं पर सामने की तरफ
अपना पंच मारता है तो उसके सामने जितने मॉन्स्टर्स आते हैं वो सभी को सिर्फ एक ही पंच में उड़ा देता है। तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं। फिर वहाँ से काफी सारे डीमन मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। मिंग अपने पास से अपने हैमर को निकालता है, ड्रैगन हैमर को। फिर से के बाद मिंग अपने ड्रैगन हैमर को यूज कर रहा है। मिंग कहता है अब जाके जहाँ पर बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स एक साथ आ रहे हैं तो मेरा ड्रैगन हैमर यहाँ पर सबसे बेस्ट वेपन रहेगा, क्योंकि ये एक भारी वेपन है। जैसे वहाँ पर अपने ड्रैगन वेपन को हाथ में पकड़ता है और उसको चलाने लगता है, उसी वक्त उसके अंदर से उसकी जो ड्रैगन सोल होती है जिसका नाम जिन था, इसे आप पहले भी देख चुके हैं, वो बाहर निकलती है और मिंग से कहती है मास्टर तो बहुत सा बधाई हो, आप एक मार्शल आर्ट्स के सेंट बन चुके हैं और आपके मार्शल आर्ट्स के सेंट बनने के बाद अब जिन मुकम्मल तौर पर अवेकन हो चुकी है। तो जैसे उस ड्रैगन हैमर के अंदर जो सोल होती है यानी जिन एक्टिवेट होती है, उसी वक्त उस हैमर का वजन बहुत सा बढ़ जाता है। मिंग कहता है इस ड्रैगन हैमर का वजन तो पहले से बहुत सा बढ़ चुका है। पहले इसका वजन 5 लाख कैटीज था, लेकिन अब इसका वजन 50 लाख कैटीज हो गया है, यानी कि 10 गुना बढ़ गया है। मिंग अभी अपने हैमर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा डीमन अपीयर होता है जिसके पास उसका बड़ा सा वेपन होता है। वो मिंग के सामने आने के बाद अपने बड़े से वेपन को घुमाकर हमारे मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग कहता है चलो ठीक है, अब जबकि पहले तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो फिर तुम्हें मारूंगा। मॉन्स्टर अपनी बड़ी से तलवार को घुमाकर मिंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा मिंग अपने हैमर को घुमाते हुए उसकी तलवार के साथ अपने हैमर को टकराता है। तो जैसे वो उसकी तलवार के साथ हैमर को टकराता है, उस बड़े से डीमन मॉन्स्टर की तलवार टूट जाती है और वो डीमन मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ गिर जाता है। मिंग कहता है एक तो ड्रैगन हैमर की पावर बढ़ गई है और ऊपर से मैं मार्शल आर्ट्स का सेंट बन गया हूँ, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है। तो बड़े से डीमन मॉन्स्टर के वहाँ पर गिरने के बाद बाकी के सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग कहता है हाँ आ जाओ सभी लोग, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फिर से अपने ड्रैगन हैमर को घुमाकर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। तो मिंग तो यहाँ पर इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। यहीं पर हमारी एपिसोड 369 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 370 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने पास से अपना ड्रैगन हैमर निकालता है और उसी ड्रैगन हैमर के साथ उन सारे डीमन बीस्ट को मार रहा होता है। क्योंकि हमारा मिंग मार्शल आर्ट्स का सेंट बन चुका है, इसी वजह से उस ड्रैगन हैमर के अंदर जो ड्रैगन की सोल होती है जिसका नाम जिन होता है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है और उसके एक्टिवेट होने के बाद का जो ड्रैगन हैमर है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अपनी नई पावर्स को वहाँ पर टेस्ट कर रहा होता है। वो वहाँ पर जितने भी उसके सामने डीमन बीस्ट निकलते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उनको मार देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उसके सामने डीमन बीस्ट का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है। इतने सारे डीमन बीस्ट को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली मैंने अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर लिया, अब मैं मार्शल आर्ट्स का सेंट बन चुका हूँ। तो आज मुझे पता चला कि मार्शल आर्ट्स का सेंट बनने के बाद हमारे पास कितनी ज्यादा पावर आती है। एक तो मैं जहाँ पर मार्शल आर्ट्स का सेंट बन चुका हूँ और ऊपर से मैंने यंग मार्शल सोल को भी कल्टीवेट किया है। जिससे मैं पहले अटैक किया करता था, उसी अटैक को अगर मैं आज यूज कर रहा हूँ तो उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा है। फिर साथ ही हमारा मिंग अपने पास से अपने बुद्धा वाले बैनर को भी निकाल लेता है और कहता है लगता है कि डीमन बीस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, और भी काफी सारे डीमन बीस्ट सामने से निकल कर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा मिंग अपने बैनर को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है। मिंग कहता है तो ठीक है, अब यहाँ पर अपने बुद्धा वाले बैनर को यूज करते हैं ताकि मैं और ज्यादा डीमंस की सोल को रिफाइन कर सकूं और शायद मैं अपने लिए एक और मार्शल आर्ट्स का गार्ड बना सकूं, सॉरी डीमन गार्ड बना सकूं। तो अब मिंग की स्ट्रेंथ क्योंकि पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी वजह से उसके लिए डीमंस को रिफाइन करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। वो अपने बुद्धा वाले बैनर को वहाँ पर घुमा रहा होता है। सिर्फ उसको घुमाने से वहाँ पर अपने सामने जितने डीमन बीस्ट होते हैं उन सभी की सोल्स को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। कहता है अगर इसी तरह चलता रहा और मेरे सामने काफी सारे डीमन बीस्ट आते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक और डीमन गार्ड लेवल का शैडो क्रीचर बना लूंगा। पहले से मैं अपने बुद्धा वाले बैनर के अंदर लिटिल कियांग की मदद से 5 डीमन गार्ड्स की फॉर्मेशंस को बना चुका हूँ। मेरे पास 5 डीमन गार्ड लेवल के शैडो सोल्जर्स हैं, तो क्यों ना उन सभी शैडो सोल्जर्स में से एक डीमन गार्ड की पावर को यहाँ पर आजमा कर देखा जाए। मैं कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर एक डीमन गार्ड सोल्जर को समन करता हूँ और देखता हूँ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा मिंग जैसे वहाँ पर एक डीमन गार्ड सोल्जर को समन करने लगता है तो उसे महसूस होता है जैसे कि गोल्डन गार्ड आर्मी का कमांडर उसके पीछे अपीयर हुआ है। तो वाकई में गोल्डन गार्ड आर्मी का कैप्टन उसके पीछे आकर अपीयर होता है। मिंग उसे देखते ही जल्दी से उसके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है कमांडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही वो सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। तो कमांडर वहाँ पर आने के बाद मिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं ये मिंग तुम वाकई में कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मार्शल आर्ट्स के सेंट भी बन चुके हो और अभी इस बात को ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा जहाँ पर तुम्हारे लिए मैं ये बात अनाउंस करता हूँ कि आज के बाद तुम गोल्डन गार्ड आर्मी का एक हिस्सा हो क्योंकि तुम मार्शल आर्ट्स के सेंट बन चुके हो। तो मैं इसे यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ। मैं तुम्हारा कमांडर होने के नाते अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छे से ट्रेन करूँ। मिंग कमांडर से कहता है कमांडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर साथ ही वो से कहता है कमांडर क्या आप यहाँ पर मेरे टोंगलिंग बैंक के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मिंग अंदर से सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पर बैंक के लिए आया है, मैंने इसको भी यहाँ पर धोखा दिया है। मैंने इसे बैंक के शेयर्स देने का वादा किया था लेकिन मैंने अपने बैंक को नीलाम कर दिया तो मेरे पास शेयर भी नहीं बचे, तो अब मैं इसको इसके
बदले में क्या दूंगा। कमांडर उसे कहते हैं बैंक की बात को फिलहाल के लिए साइड पर रखो, फिलहाल तो यहाँ पर हर तरफ डीमन मॉन्स्टर्स हैं, पहले हमें यहाँ पर इन सारे डीमन मॉन्स्टर से निपटना होगा। बैंक की बात हम लोग तुम्हारे साथ बाद में करेंगे, फिलहाल तो मैं तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ उधार चाहिए। कमांडर मिंग से कहते हैं तुम्हारे पास रॉड ऑफ गॉड्स एंड डीमंस है कि बुद्धा का वो बैनर है, मुझे वो चाहिए। मुझे बात सुनते ही बोसदा हैरान हो जाता है और कहता है कमांडर लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला कि मेरे पास डीमंस को रिफाइन करने के लिए एक बैनर है। कमांडर से कहते हैं जब तुमने किंग लॉन्ग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट दिया था, उस टेस्ट के दौरान तुमने डीमंस को रिफाइन करने के लिए अपने बैनर को यूज किया था। हमारे एक सोल्जर ने वहाँ पर तुम्हें इसको यूज करते हुए देख लिया था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये वाला वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर इस बुद्धा के बैनर को प्रॉपर्ली यूज किया जाए, जिसको इसे यूज करना आता है, तो वो डीमन गार्ड्स को भी इससे कंट्रोल कर सकता है, यानी उनकी सोल को भी रिफाइन कर सकता है। इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें यहाँ पर इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस बैनर को हमें दे देती हो तो हम लोग इसको यूज करने के बाद जब तुम इसे वापस देंगे तब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स बन चुके होंगे जो कि डीमन गार्ड लेवल पर होंगे, जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। मिंग उसकी बात सुनते ही अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मिंग कहता है मेरे लिटिल कियोंग ने यहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट से फाइट की, उनको मारकर बुद्धा के बैनर के अंदर उसने 5 डीमन गार्ड सोल्जर्स को क्रिएट किया। इन 5 डीमन गार्ड सोल्जर्स को क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब ये मुझसे मेरा ट्रेजर छीनना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर एक बार कमांडर ने मुझसे ये चीज ले ली तो ये कभी भी मुझे वापस नहीं करेगा। हालांकि ये मुझे कह रहा है कि इसे मुझसे उधार चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुझे वापस करने वाला है। मिंग कमांडर से कहता है कमांडर अगर मैं आपको बुद्धा का बैनर दे देता हूँ तो बदले में आप मुझे क्या देंगे। कमांडर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और मिंग पर अटैक करने लगते हैं। वो मिंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें अपने कमांडर के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम आगे से मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें बदले में कोई चीज दूं। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कमांडर से कहता है कमांडर आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास से ये बैनर ले जाते हैं फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा। आपको पता है कि हर तरफ डीमन बीस्ट है, इन सारे डीमन बीस्ट ने मुझे यहाँ पर मार डाला तो फिर मेरा क्या बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं। इस बुद्धा के बैनर को यूज करते हुए मैं अभी तक बच पाया हूँ, मुझे इसके बदले में आप कोई ऐसा वेपन तो दे ही सकते हैं जो कि इसके मुकाबले में इतना ही स्ट्रॉन्ग हो। कमांडर जल्दी से अपने पास एक स्पेशल सील निकालते हैं और उसे कहते हैं इसको सील ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स कहा जाता है। सील को अगर तुम अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेते हो तो इससे तुम्हें 80 मिलियन कैटीज की पावर मिलेगी। इतनी पावर तुम्हारे लिए काफी रहेगी डीमन बीस्ट को मारने के लिए, तुम यहाँ पर मरोगे नहीं। ये वाली सील मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो मिंग के हाथ में वाली सील थमा देते हैं और कहते हैं तुम इसे रख लो। तो मिंग उसके पास से वो सील ले लेता है क्योंकि मिंग के पास अब और कोई भी चारा नहीं है। कमांडर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि वो अंदर से सोच रहा होता है मेरे पास जो ड्रैगन हैमर है वो भी इससे ज्यादा कीमती है। ये मुझसे मेरे बुद्धा के बैनर को मांग रहा है और बदले में मुझे क्या दे रहा है, एक बेकार सी सील। कमांडर मिंग के हाथ में वो वाली सील देने के बाद साथ ही उसे कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और वो उसके पास से उसका बुद्धा का बैनर भी ले जाता है। जाने के बाद हमारा मिंग कमांडर को एक लंबी सी गाली देता है और साथ ही वो कहता है ये कमीने तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने तो मुझे यहाँ पर दिन दिहाड़े लूट लिया, मेरी इतनी ज्यादा मेहनत की कमाई चली गई। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर हम लोग इस बारे में और कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग गोल्डन गार्ड आर्मी को ऑफेंड नहीं कर सकते। गोल्डन गार्ड आर्मी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि वो संस्था बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। प्रिंसिपल स्वर्ड भी मास्टर से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा शांत रहना होगा, आपके पास जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो आप इनके कमांडर को भी नहीं हरा सकते, पूरी की पूरी गोल्डन गार्ड आर्मी से फाइट लेना अच्छी बात नहीं रहेगी। वो कमांडर मिंग के हाथ में जो सील देकर जाता है उसके ऊपर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। मिंग कहता है उस कमीने घटिया इंसान ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ताकि मैं इस सील को रिफाइन करके अपने लिए यूज न कर सकूं। वो तो बहुत ही घटिया इंसान निकला। साथ ही मिंग कहता है लेकिन कमांडर शायद इस बारे में भूल रहा है कि मेरे पास फॉर्मेशन की मास्टरी है, मैं किसी भी फॉर्मेशन को अनलॉक कर सकता हूँ। इसके ऊपर उसने जो सील लगाई हुई है मैं अपनी फॉर्मेशन की मास्टरी को यूज करते हुए उसे आसानी से लिफ्ट कर सकता हूँ। हमारा मिंग अपनी फॉर्मेशन की मास्टरी को यूज करते हुए उस सील के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है उसको हटा देता है। जब वो उसके ऊपर से सील को हटाता है तो उसके अंदर वाकई में 80 मिलियन कैटीज की पावर होती है और मिंग उस सारी पावर को बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर कैसा रहा। प्रिंसिपल स्वर्ड भी उसे कहती है मास्टर हमें भी बताओ इस सील के से तुम्हें क्या मिला है, क्या फायदा हुआ। मिंग उसे कहता है जैसा कि उस कमांडर ने कहा था कि इस सील के अंदर से मुझे 80 मिलियन पाउंड्स की पावर मिल सकती है, इसके अंदर वाकई में 80 मिलियन कैटीज की पावर थी, लेकिन गोल्डन गार्ड्स वालों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस बात का तुमसे मैं बदला जरूर लूंगा। इस तरह हमारा मिंग फिर से आगे बढ़ता है, अपने ड्रैगन हैमर को उठाता है और डीमंस को मारना स्टार्ट करता है। तो अब मिंग के पास क्योंकि उसका बैनर तो नहीं है, यहाँ पर मिंग इन सारे डीमंस को मारकर इनकी कोर को हासिल कर सकता है, उनको इकट्ठा कर सकता है ताकि उनके बदले में डायनेस्टी से पैसे ले सके। कहानी सुनाने वाला कहता है तो मिंग ने यहाँ पर अगले कई दिनों तक सारे डीमन बीस्ट को मारा क्योंकि वो अपना गुस्सा उतारना चाहता था। गोल्डन गार्ड की वजह से वो
बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने सारा गुस्सा इन सारे डीमन बीस्ट के ऊपर उतार दिया और उनकी कोर्स को हासिल किया ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। एक महीने के बाद डायनेस्टी के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था वो सारे के सारे अचानक से गायब हो गए। उसके बाद कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ। यहीं से हमारा कहानी सुनाने वाला कहानी को आगे बढ़ाता है। ऐसा कि आप सबको याद होगा कि डीमन गार्ड्स के अटैक करने से पहले हमारा मिंग कीटियान सेक्टर की तरफ जा रहा था, जहाँ से हमें कीटियान सेक्टर की लोकेशन के बारे में बताया जाता है कि ईस्ट चाइना सी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सी इतना ज्यादा बड़ा है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। समुद्र के अंदर क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और समुद्र के अंदर जाकर इन रिसोर्सेज को निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इन आइलैंड्स की सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। सभी लोग इन आइलैंड्स को खरीदना चाहते हैं ताकि वो समुद्र के करीब रहकर उसके रिसोर्सेज को हासिल कर सके। बहुत सारी पावरफुल फोर्सेज ने इस तरह के आइलैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है ताकि वो समुद्र से अपने लिए रिसोर्सेज निकाल कर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। यहीं पर साउथ चाइना सी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक आइलैंड है। सुनाने वाला कहता है कि साउथ चाइना सी के आइलैंड्स में से एक आइलैंड है। इस आइलैंड को नैंटियान आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड के इर्द गिर्द बहुत सारे रिच रिसोर्सेज हैं। तो आइलैंड का पूरा साइज किंगलोंग डायनेस्टी के 30% साइज के बराबर है, यानी कि वो इतना बड़ा है। कीटियान सेक्टर की अपीयर होने के बाद कीटियान सेक्टर का जो मास्टर था वो अपने लोगों को लेकर नैंटियान टापू पर गया और उस टापू के ऊपर जितने भी लोग थे उसने सभी को मार डाला। वहाँ के सभी लोगों को मारने के बाद उन लोगों ने नैंटियान टापू के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके बाद उस टापू का नाम कीटियान टापू रख दिया गया। वक्त हमारा मिंग एक बड़े से बैरी जहाज में बैठकर कीटियान टापू की तरफ जा रहा होता है। अपनी कश्ती के रूम में बड़े आराम से लेट रहा होता है। उसे एक वीआईपी रूम दिया गया होता है क्योंकि इस वक्त मिंग के पास जो आइडेंटिटी है वो कीटियान सेक्टर का जो मास्टर है उसके बेटे की है। इसी वजह से मिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर बना हुआ है। तो मिंग वीआईपी रूम में बैठा होता है और उसके साथ उसकी जी रूजी भी होती है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। गंजे वाला बंदा अंदर आता है, चिल्लाकर कहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर एक लग्जरी रूम क्यों नहीं दिया गया, जबकि इस लड़के को यहाँ पर एक लग्जरी रूम दिया गया है। ये लड़का इस रूम में क्यों है? जल्दी से इस लड़के को उठाकर यहाँ से बाहर फेंको और ये वाला रूम मुझे चाहिए, मुझे ये रूम खाली चाहिए। ताकि शायद इस गंजे बंदे को नहीं पता कि मिंग के साथ जो जी रूसी है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, या फिर मिंग के पास जो आइडेंटिटी है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस एपिसोड में देखेंगे कि हमारा मिंग इस गंजे वाले बंदे के साथ क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 371 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था एक कश्ती के ऊपर। एक बड़ी सी कश्ती के एक स्पेशल रूम के अंदर हमारा मिंग लेटा होता है। हमारा मिंग कीटियान आइलैंड की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जाकर वो कीटियान सेक्टर के लीडर से मिलेगा, क्योंकि कीटियान सेक्टर का बेटा है आंग शाहबाई, जो कि हमारे मिंग की सेकंड आइडेंटिटी है। इस सीन के ऊपर एक गंजा सा बंदा वहाँ पर आता है और वो चिल्लाकर कहता है ये लड़का यहाँ पर क्यों है? इस वीआईपी रूम में तो मुझे होना चाहिए। तो जल्दी से इस लड़के को उठाकर बाहर फेंको और मुझे इस रूम के अंदर रहने दिया जाए। ये वाला ड्यूलेक्स रूम मेरा है। कश्ती में जो बंदा काम करने वाला होता है वो उसे कहता है सारा पैसा नहीं कर सकते, इस रूम के अंदर पहले से ही 2 लोग रह रहे हैं, आप इस रूम में तो नहीं ना रह सकते, आप किसी और रूम में चले जाएं, आपके लिए एक ऑर्डिनरी सा रूम हमने बुक किया हुआ है, आप वहाँ पर चले जाएं। कि वो बंदा चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता? तुम्हारा ये अंकल कीटियान सेक्टर का एक डिसाइपल है, कीटियान सेक्टर का डिसाइपल होने के नाते ये वाला वीआईपी रूम मेरा है, चलो इस लड़के को यहाँ से निकालो या फिर मुझे भी इसी लड़के के साथ यहीं पर इसी रूम के अंदर एडजस्ट करो। वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्या वो यहाँ पर क्या करे? ये बंदा तो कीटियान सेक्टर का डिसाइपल है और कीटियान सेक्टर के सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मिंग जो कि वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है, वो शिप वाले बंदे से कहता है ठीक है तुम बाहर चले जाओ, इस बंदे को यहीं पर छोड़ दो, ये रूम काफी ज्यादा बड़ा है, ये यहाँ पर रह सकता है। तो गंजे वाला बंदा मिंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। असल में वो यहाँ पर रूसी की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है तो हम लोग एक ही रूम में रह सकते हैं। वो रूसी की तरफ देखते हुए कहता है हम लोग एक रूम में रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस लड़की को भी अपने साथ शेयर कर सकता हूँ, तो मैं इस लड़की के साथ बेड को शेयर करूंगा, मैं इसी लड़की के साथ ही सोऊंगा। साथ ही उसकी लार टपकना शुरू हो जाती है कि उसी वक्त हमारा मिंग उठकर खड़ा हो जाता है। मिंग उसके कंधे के ऊपर हल्का सा हाथ रखता है। आपको तो पता है कि मिंग की पावर अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है वो लड़का बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि मिंग के हाथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है शुक्र है इस लड़के ने मेरे कंधे की हड्डियां नहीं तोड़ दी, इसका पावर और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, अगर ये थोड़ा सा और जोर लगाता तो इसने मेरे कंधे को ही तोड़ देना था। मिंग उसे कहता है जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की इजाजत दी है, हमारे साथ रहने की इजाजत दी है, तो इसका मतलब तुम मेरे साथ बेड को शेयर करोगे, हम दोनों एक ही बेड के ऊपर सोने वाले हैं। कि वो लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो उसे कहता है ब्रदर मुझे लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अपने सामने इतनी बड़ी माउंटेन को नहीं देख पाया, मेरी आंखें तो हैं लेकिन मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे घर पर मेरी 100 साल बूढ़ी माँ है और 1 साल का बच्चा है जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर वापस जाना है।
साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु हूँ, ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर इसने मेरे पर अटैक किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अपने पास से अपनी रिंग को निकालता है और उसे कहता है ब्रदर ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, इस रिंग के अंदर बहुत सारे मार्शल कॉइन्स है, तुम इन सभी को रख सकते हो, बदले में मेरी जान बख्श दो। मिंग उसके पास उसकी रिंग लेकर चेक करता है तो उसके अंदर सिर्फ 1000 मार्शल कॉइन्स होते हैं। मिंग कहता है जब मैंने अपने जीजेंग सेक्टर को ज्वाइन किया था जब मैं एक स्टूडेंट था तब मेरे पास इससे ज्यादा मार्शल कॉइन्स हुआ करते थे, ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकला। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हारी यहाँ पर जान तो नहीं लूंगा लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं कीटियान सेक्टर में जा रहा हूँ, जबकि मैं कीटियान आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ और तुम उनके एक डिसाइपल हो तो फिर तुम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, इसका नतीजा बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो लड़का उसे कहता है ठीक है मेरी जान बख्श दो और बदले में तुम्हें जो पूछना है वो पूछ सकते हो। तो मिंग उसे कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर है और तुमने कहा कि तुम कीटियान सेक्टर के एक डिसाइपल हो, तो लगता है कि कीटियान सेक्टर में तुम्हारा स्टेटस काफी ज्यादा हाई होगा, चलो जल्दी से अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ कि तुम्हारा वहाँ पर स्टेटस क्या है। गंजी वाला लड़का उसे कहता है मेरा नाम लूडा है और मैं कीटियान सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल हूँ। मिंग हैरान होकर उसे कहता है तुम एक मार्शल आर्ट्स के गुरु हो लेकिन तुम कीटियान सेक्टर के सिर्फ और सिर्फ आउटर डिसाइपल हो, क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम कीटियान सेक्टर के कोई एल्डर हो या नहीं, हो सकता है कि तुम आउटर सेक्टर के कोई एल्डर हो। लूडा मिंग से कहता है ब्रदर कीटियान सेक्टर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उनकी कल्टीवेशन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, जैसे वुजोंग को तो वहाँ पर पूछा भी नहीं जाता, हमारे जैसे जितने भी वुजोंग होते हैं यानी कि हमारे जैसे मार्शल आर्ट्स के गुरु वो सभी के सभी आउटर डिसाइपल ही बन सकते हैं, इनर डिसाइपल्स नहीं बन सकते। आपको एक इनर डिसाइपल बनने के लिए मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर होना चाहिए तभी आप एक इनर डिसाइपल बन पाएंगे, कि वहाँ पर इनर डिसाइपल्स में जितने भी एलीट डिसाइपल्स होते हैं वो सभी के सभी मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर हैं। आपका मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर होना लाजमी है लेकिन 50 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। अगर आप 50 साल से कम की उम्र में मार्शल आर्ट्स के सेंट बन जाते हैं तभी आपको एक इनर डिसाइपल का कोर डिसाइपल बनाया जाएगा, जबकि इनके ऊपर जितने भी ट्रू डिसाइपल्स हैं वो सभी के सभी मार्शल आर्ट सेंट की पीक पर होने चाहिए या फिर मार्शल आर्ट्स के गॉड लेवल पर होने चाहिए। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है मैं टियानजियाओ सेक्टर में था तब वहाँ पर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स के गार्ड मुझे लेने के लिए वहाँ पर आए थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे कि वो टॉप 100 की रैंकिंग में थे, लेकिन वो कीटियान सेक्टर के सिर्फ ट्रू डिसाइपल्स हैं कि वो अभी तक वहाँ के एल्डर्स नहीं बन पाए। इसका मतलब यह है कि कीटियान सेक्टर के जितने भी एल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मिंग कहता है तो ये कीटियान सेक्टर में काफी सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि मार्शल आर्ट्स गार्ड लेवल पर है, मार्शल आर्ट्स गार्ड लेवल के डिसाइपल्स होना चाहिए तो बहुत ही अजीब बात है। वो लूडा से पूछता है लूडा मुझे ये बताओ क्या टियानजियाओ सेक्टर वालों के पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ किसी की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, जब आप एक ट्रू डिसाइपल बन जाते हैं अब आपको स्पेशल एल्डर्स अपने पास एक स्पेशल मेडिसिन देते हैं ताकि आपके लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल को मिलती है, जब भी कोई भी डिसाइपल एक ट्रू डिसाइपल बनता है तो उसको हर एक को एक पिल दी जाती है। मिंग कहता है लगता है कि कीटियान सेक्टर वाले वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस है, ये अपने हर एक डिसाइपल को जो कि ट्रू डिसाइपल बन जाता है उसे एक पिल देते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस है। लूडा मिंग से कहता है वो पिल्स इसीलिए दी जाती हैं ताकि उनका कुंफू और उनकी मार्शल आर्ट्स पहले से ज्यादा बेहतर हो सके। जब एक ट्रू डिसाइपल मार्शल आर्ट्स के गार्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो एक एल्डर बना दिया जाता है। वहाँ पर एल्डर्स की रैंकिंग ऐसी है, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट एल्डर है वो फर्स्ट रैंक का एल्डर है, वहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल का एल्डर है वो 13th लेवल एल्डर है। तो इनके लेवल्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, पहले से लेकर 8वें लेवल तक जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी के सभी इनर डिसाइपल्स को संभालते हैं, जबकि ऊपर के जितने एल्डर्स हैं वो सभी लोग कोर डिसाइपल्स को संभालते हैं, ट्रू डिसाइपल्स को। 9th लेवल से ऊपर जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा स्पेशल है, उनके पास जो मार्शल आर्ट्स गार्ड लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं और सेक्टर में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। मिंग लूडा से पूछता है मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा 13th एल्डर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लूडा से कहता है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मार्शल आर्ट्स के गार्ड लेवल के 5th लेवल पर है और आज से पहले मार्शल आर्ट्स के गार्ड लेवल के 5th लेवल पर कोई भी नहीं पहुंच सका। मार्शल आर्ट्स का गार्ड का 5th लेवल ये तो आखिरी लेवल है, ये पीक होती है, इसके बाद ट्रू गार्ड बन सकते हैं। बिमिंग से पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि गार्ड्स के कितने ज्यादा लेवल होते हैं और गार्ड राम से क्या मुराद है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मुझे बस इतना पता है कि इसके 5 लेवल्स होते हैं और 5 लेवल्स के बाद आप आगे एक डिवाइन गार्ड बन सकते हैं। तो यहीं पर इनविंसिबल स्वर्ड निकलती है और मास्टर से कहती है मास्टर इसको कुछ भी नहीं पता, मार्शल आर्ट्स गार्ड्स के 3 राम्स होते हैं और चौथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राम है। ये तीनों राम्स इनमें से पहला राम है धार्मा हीवन राम, दूसरा लॉन्गेटिविटी राम है और तीसरा इटर्नल राम है, जबकि चौथा जिसको हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है वो हीवनली डाउ राम है, क्योंकि आज से पहले चौथे हीवनली डाउ राम तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा जो कि इस राम तक पहुंच पाया हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं जो कि इस बारे में यही समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, कोई भी मार्शल आर्ट्स डाउ लेवल तक नहीं पहुंच सकता। इनविंसिबल स्वर्ड की बात सुनने के बाद कहता है तुमने कहा कि यहाँ पर 3 ऑफिशियल राम्स है, जबकि चौथा राम जो कि कहानियों के मुताबिक जिसको अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया, लेकिन बिमिंग ने तो कहा कि यहाँ पर गार्ड्स के 5 राम होते हैं, कि इसके 5 लेवल्स हैं। इनविंसिबल स्वर्ड कहती है मास्टर
मास्टर आपकी बिमिंग को तो कुछ भी नहीं पता। आपको आज के बाद बिमिंग की बात सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं पता, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। बिमिंग बेचारी वहीं पर खड़ी शर्मिंदा हो रही होती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, बिमिंग आपके लिए बेकार हो चुकी है। बिमिंग के पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो मास्टर को इनलाइटन कर सके। उसे कहता है बिमिंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तुम्हें नहीं पता वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। मिंग लूडा से कहता है लूडा मैंने सुना है कि तुम्हारे मास्टर कीटियान का एक बेटा है, तुमसे काफी ज्यादा दूर है, क्या तुम लोगों को उसका बेटा मिल गया? तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा यंग मास्टर तुम्हारे कीटियान सेक्टर में वापस आ जाता है तो मुझे ये बताओ कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो कौन से लेवल का एल्डर बन सकता है, कि वो कीटियान सेक्टर के लीडर का बेटा है। लूडा कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हमारे लीडर का एक बेटा था जो कि उनसे दूर था, लेकिन कुछ दिन पहले कीटियान सेक्टर के लीडर के बेटे को आइलैंड पर वापस ले आया गया था। हमारा यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो 13 एल्डर के बराबर का स्टेटस है उसका, यानी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो मार्शल आर्ट्स गार्ड के 5th लेवल पर है। इस वक्त उसे डिप्टी लीडर बना दिया गया है। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, शाओबाई की आइडेंटिटी तो मेरे पास है, यानी कि कीटियान सेक्टर का जो बेटा हूँ वो तो मैं हूँ, तो फिर मेरे से पहले वहाँ पर आइलैंड के ऊपर कौन पहुँच गया जो कि वहाँ पर मुझे कॉपी करके मेरी जगह पर उसका बेटा बनकर बैठ गया है। तो अभी तक आइलैंड के ऊपर पहुंचा भी नहीं हूँ। आज यहाँ पर चल क्या रहा है, लगता है कि कोई वहाँ पर मुझे कॉपी कर रहा है, किसी ने मेरा फेक बेस बनाकर वहाँ पर गया है। चिल्लाकर लूडा से कहता है तुम्हारे मास्टर की जो वाइफ है नाम लॉन्ग वैनियर है, क्या वो अपने बेटे से मिल चुकी है? तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे लीडर को कोई गलती लगी हो, वहाँ पर जो लड़का गया है वो उनका बेटा ना हो, वो किसी और की जगह पर वहाँ पर गया हो, यानी कि वो किसी की कॉपी हो? लूडा से कहता है ब्रदर क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, इस तरह की बातें मत करो, हमारे लीडर इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ग्लैंस के साथ ही किसी को भी पहचान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानेंगे? उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर ब्लड टेस्ट किया, उसके बाद ही अपने बेटे को अपने सेक्टर का डिप्टी लीडर बना दिया। मिंग ये वाली बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कोई बंदा वहाँ पर मेरी जगह पर उसका बेटा बनकर गया है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ब्लड आपस में कैसे मैच हो गए? सेक्टर का लीडर भी उस बंदे को पहचान नहीं पा रहा जो वहाँ पर उसका बेटा बनकर बैठ गया है। मुझे लगता है कि ये ट्रिप इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली, कीटियान सेक्टर में जाकर ही पता चलेगा कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। तो मिंग लूडा को उसकी रिंग वापस कर देता है और उसे कहता है चलो ठीक है लूडा मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग वापस कर देता हूँ, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए, मैं भी कीटियान आइलैंड पर जा रहा हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और साथ ही मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। यहीं पर हमारी एपिसोड 371 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 372 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग एक लड़का जिसका नाम लूडा होता है उसके साथ अब कीटियान सेक्टर की तरफ निकल पड़ा है। वो कीटियान टापू की तरफ जा रहे हैं एक बड़ी सी कश्ती में बैठकर। इस एपिसोड की शुरुआत में कीटियान आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। कीटियान आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा आइलैंड होता है, लेकिन उसके गेट के ऊपर काफी सारे लोग जमा होते हैं क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, सभी डिसाइपल्स बनने के लिए आए हैं कीटियान सेक्टर के। हमारे मिंग ने एक बार फिर से अपनी अपीयरेंस को चेंज करके जीवूजी की अपीयरेंस ले ली है। तो मिंग लूडा से कहता है लूडा तुमने मुझे यहाँ पर कहा था कि मैं आसानी के साथ रिक्रूटमेंट को पास करते हुए इनका डिसाइपल बन जाऊंगा। जरा यहाँ दरवाजे के बाहर लाइन को तो देखो, मुझे तो यहाँ से रिक्रूटमेंट एरिया भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि 1 महीना या फिर अगले 10 दिन तक मैं यहाँ से अंदर तक भी जा पाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ का डिसाइपल कैसे बन पाऊंगा? लूडा उसे कहता है एल्डर ब्रदर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा। आज ये बात वाकई में सच है कि कीटियान सेक्टर की पावर को देखते हुए बहुत सारे डिसाइपल्स जो कि आसपास की डायनेस्टी से यहाँ पर आते हैं हमारे कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर रोजाना बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं और यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है। इसी वजह से बिना जान पहचान के यहाँ पर काम करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के पहले टेस्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। साथ ही लूडा उसे कहता है ब्रदर मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी अपीयरेंस को क्यों चेंज कर लिया? तो मुझे बताओगे कि तुम्हारी अपीयरेंस का यहाँ पर आने के साथ क्या ताल्लुक है? उसे कहता है अब जो तुम देख रहे हो यही मेरी ओरिजिनल फॉर्म है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म के साथ ही मैं कीटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। इससे पहले जो तुमने देखा था वो मेरी चेंजिंग फॉर्म थी। मिंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पर जिमिंग की आइडेंटिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जिमिंग लॉन्ग डायनेस्टी का दामाद है, वो प्रिंसेस जिंजी का हस्बैंड है। किसी को पता चल गया तो मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इसी वजह से फूजी की आइडेंटिटी ज्यादा बेहतर रहेगी। लूडा मिंग से कहता है एल्डर ब्रदर मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ से तुम्हें उठाकर जंप करवा कर आगे ले जाऊंगा। बस एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है।
है क्योंकि मैं पहले से एक आउटर डिसाइपल हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। अंदर जाकर रिक्रूटमेंट करने वाले एल्डर को रिश्वत देंगे। मिंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? चलो ठीक है, फिर मुझे एल्डर के पास लेकर चलो। लूडा उसे कहता है ब्रदर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें जल्दी से वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। तो वो दोनों सेक्टर के अंदर चले जाते हैं। पर जाते हुए वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं। लूडा हमारे मिंग से कहता है ब्रदर मिंग अगर तुम हमारे कीटियन सेक्टर को ज्वाइन करके एक डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तुम्हें लंबी लाइन से तो बचा सकता हूँ, एल्डर को रिश्वत देकर तुम्हारे पहले टेस्ट को पास करवा देंगे, उसके बाद बाकी के 2 टेस्ट तुम्हें खुद ही देना पड़ेंगे। हमारी कॉम्बैट एबिलिटी और तुम्हारे बॉडी एप्टीट्यूड को देखकर लगता है कि तुम टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार मैं इनर डिसाइपल बन गया तो उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। लूडा से कहता है जब से हम लोग सेक्टर के अंदर आए हैं मैं जहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी लोग बहुत ज्यादा हंसी खुशी हैं और यहाँ की बिल्डिंग्स भी काफी कमाल की हैं। लगता है कि ये सेक्टर काफी ज्यादा अमीर है। बहुत सारी जगहों पर जा चुका हूँ, जहाँ तक इंपीरियल सिटी में भी गया हूँ, लेकिन इंपीरियल सिटी भी इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं होते। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है? लूडा उसे कहता है ये प्रॉस्पेरस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। इसी वजह से हमारा कीटियन आइलैंड इतना ज्यादा अमीर है। अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें, जितना ज्यादा बिजनेस यहाँ पर होता है इतना 5 डायनेस्टीज में भी नहीं होता है, यानी कि 5 बड़ी डायनेस्टीज का टोटल 10% बिजनेस यहीं पर होता है हमारे कीटियन सेक्टर पर। उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा है, 10% बिजनेस सिर्फ इस आइलैंड के ऊपर होता है। यहाँ पर बिजनेस करने की कोई खास वजह है? लूडा उसे कहता है हाँ यहाँ पर बहुत ही खास वजह है, जहाँ पर आप लोग अगर आकर बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। कहता है ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है, अगर यहाँ पर किसी बिजनेसमैन को टैक्स ना देना पड़े तो वो तो अपनी चीजों को यहीं पर लाकर बेचेगा। कि बाकी की 5 डायनेस्टीज में अगर आप कोई भी चीज कहीं पर सेल करते हैं तो आपको उस चीज के ऊपर डायनेस्टी को टैक्स देना पड़ता है। किसी किसी जगह पर तो 30% है और यहाँ तक कि किसी जगह के ऊपर 50% टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे बिजनेसमैन यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। कहता है तुमने कहा कि यहाँ पर बिजनेसमैन को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सेक्टर इतना प्रॉस्पेरस कैसे है? जब गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो फिर वो लगाएंगे कहाँ से? लूडा उसे कहता है ब्रदर यही तो फंडा है, यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता। जितने बिजनेसमैन आते हैं जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर अपना बिजनेस कर लेते हैं, तो उनके बिजनेस के कार लेने के बाद उनको जितना प्रॉफिट होता है उसका 10% उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में से 10% ये तो गवर्नमेंट के टैक्स से बहुत ज्यादा कम बनता है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। कहता है तो लगता है कि इन लोगों ने यही यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है। ये लोग बाहर के लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बिजनेस करने पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब वो बिजनेस में यहाँ पर आ जाते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसमें से 10% ये डायनेस्टी वाले उनसे लेते हैं, कीटियन सेक्टर वाले उनसे लेते हैं। जबकि एक बिजनेसमैन जहाँ पर बिजनेस कर चुका होता है तो फिर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता इनको अपने प्रॉफिट का 10% शेयर देने के अलावा। लेकिन टैक्स के मुकाबले में 10% प्रॉफिट का हिस्सा देना इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से ज्यादा बिजनेसमैन यहीं पर आकर बिजनेस करना पसंद करेंगे। लूडा मिंग से कहता है ब्रदर हमारा कीटियन सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स के डिसाइपल्स यहाँ तक कि उनके एल्डर्स भी इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। रोजाना यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सेक्टर्स के एल्डर्स भी आते हैं ताकि वो हमारे सेक्टर के इनर यहाँ पे आउटर डिसाइपल ही बन जाएं। मिंग उसे कहता है तुमने कहा कि बहुत सारे एल्डर्स भी यहाँ पर आते हैं ताकि वो डिसाइपल बन सके। यहाँ पर तो बहुत ही बखेड़ा खड़ा हो जाता होगा क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। लूडा उसे कहता है ब्रदर मिंग तुम बात को समझ नहीं रहे, हमारे जो कीटियन सेक्टर है इसका सबसे बड़ा होल कार्ड क्या है? यानी कि हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड है स्पेशल मेडिसिन, वो स्पेशल पील है जो कि मार्शल आर्ट्स के गार्ड की स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। उसी स्पेशल पील को यूज करते हुए ये लोग मार्शल आर्ट्स के गार्ड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं, हमारे कीटियन सेक्टर के डिसाइपल्स हैं और वो इन सभी लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, पूरे सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों बातें करते हुए उस एल्डर के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। एल्डर जो कि रिक्रूटमेंट करता है, यानी कि बाहर से गेट के ऊपर जितने लड़के हैं उनको पास करना उसी एल्डर की जिम्मेदारी होती है। कहता है ब्रदर हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। तो मिंग जब अंदर देखता है तो एल्डर वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठा मेडिटेट कर रहा होता है, जबकि दरवाजे के ऊपर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। सारे बच्चे अंदर आने के लिए बैठे हुए हैं। इसी एल्डर ने उन सभी को पास करना है, तभी वो सेकंड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर बैठा आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा है। जल्दी से अंदर आता है और उस एल्डर से कहता है एल्डर मेरा नाम जी वूजी है, मैं किंगलोंग डायनेस्टी से यहाँ पर आया हूँ आपके कीटियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। मास्टर मिंग की बात सुनने के बाद अपनी आंखें नहीं खोलते, अपने पास से अपनी रिंग निकालता है और मास्टर की तरफ करते हुए कहता है एल्डर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने आज बहुत ज्यादा मेहनत किया, इसी वजह से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि एल्डर इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे और चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। एल्डर के पास जैसी वो रिंग पहुँचती है एल्डर अपनी आंखें खोलते हैं और उस रिंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा है। लेकिन जैसी वो उस रिंग के अंदर देखते हैं उस बेचारे एल्डर के तो होश ही उड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिंग से कहता है बेटा तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ना सिर्फ अच्छे हो बल्कि
तुम बहुत ज्यादा काइंड भी हो, तुमने अपने मास्टर को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। ठीक है मैं तुम्हें पास करता हूँ, जाओ जाकर सेकंड टेस्ट दो। लूडा बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मिंग के बाहर आने के बाद लूडा उसे कहता है, ब्रदर तुमने एल्डर को उस रिंग के अंदर ऐसा क्या दे दिया कि जिसकी वजह से एल्डर उसे देखते इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने तुम्हें बिना किस जाने पहचाने बिना कुछ सुने तुम्हें अंदर भेज दिया और कहा कि तुम पास हो गए। मिंग कहता है, वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस उस रिंग के अंदर 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स थे। लूडा ये बात सुनते ही एक जोरदार चीख मारता और कहता है, क्या वाकई में उस रिंग के अंदर 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स थे? मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी 1 मिलियन मार्शल कॉइन्स भी नहीं देखे और तुमने 2 मिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स उसे दे दिए हैं। मिंग उसे कहता है, जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, मुझे पैसे का बिल्कुल भी मसला नहीं है। मुझे बताओ जहाँ जहाँ पर भी रिश्वत देनी है मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार कीडियन सेक्टर का डिसाइपल बना दो। तो मुझे बताओ कि अब अगले टेस्ट के लिए मुझे कहाँ पर जाना है? लूडा उसे कहता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ पर अगले 2 टेस्ट देने हैं। टेस्ट तो उसमें तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज और तुम्हारी फिजिकल बॉडी के बारे में देखा जाएगा, क्या तुम्हारा एप्टीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड ठीक है। तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया तो उसके बाद तुम्हारा कॉम्बैट टेस्ट होगा। कॉम्बैट टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कॉम्बैट टेस्ट में एल्डर के साथ फाइट करना होगी। यहाँ पर जो भी एग्जामिनर होगा वो तुम्हारे साथ फाइट करेगा। तो जितने भी एल्डर्स होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो या तो मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर होते हैं या फिर मार्शल आर्ट्स सेंट लेवल पर होते हैं। मैंने सुना है कि उस टेस्ट को पास करने के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। खास तौर पर वो एल्डर्स बहुत ज्यादा रुथलेस हैं और वो एंजॉय करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा पीटा जाता है। तो मिंग लूडा से कहता है, लूडा उन एग्जामिनर्स को हम स्टूडेंट्स को मारने में मजा आता है, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं उनको मारूं? कि अगर वो स्टूडेंट्स को मार सकते हैं, उनको हाफ डेड कर सकते हैं, तो फिर हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं। लूडा उसे कहता है, ब्रदर ऐसा तो सोचना भी मत, तुम उनके ऊपर अगर अटैक बैक करोगे, अगर तुम किसी एल्डर को वहाँ पर मार भी देते हो, एल्डर के मरने के बाद दूसरा एल्डर उसकी जगह लेगा तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम उसको भी मार देते हो तो उसके बाद तीसरा एल्डर वहाँ पर आएगा और उसकी जगह लेगा, क्योंकि इस टेस्ट का मकसद तुम्हारी स्ट्रेंथ को जांचना है। तब तक कोई एल्डर तुम्हें हरा नहीं देता, तब तक ये फाइट जारी रहेगी, चाहे तुम वहाँ पर जितने मर्जी एल्डर्स को हरा दो। उसकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। लूडा उसे कहता है, ब्रदर मैंने तुम्हें कहा कि ये वाला टेस्ट तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के लिए है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहती हो तो मेरी एडवाइस को ज़हन में रखना, वहाँ पर एल्डर से चुपचाप मार खा लेना। बस वहाँ पर एल्डर के सामने कुछ मूव्स तक टिकना होगा और उसके बाद मार खाकर वहीं पर गिर पड़ना। इससे तुम टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। जितना ज्यादा तुम एल्डर्स के ऊपर अटैक करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट को पास करना। तो उसे कहता है, चलो ये तो बाद में पता चलेगा कि वहाँ पर कौन किसको मारने वाला है, फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हमें फर्स्ट टेस्ट की साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फीमेल मास्टर खड़ी होती है और वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर एक क्रिस्टल पड़ा होता है। लड़कों को उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखना होता है। जब वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो उनके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि उनकी बॉडी कैसी है और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। लड़का वहाँ पर क्रिस्टल के ऊपर आकर हाथ रखता है तो उसकी मास्टर जो साइड पर खड़ी होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, हमारे पास बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, साथ ही तुम्हारे पास जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। चलो वापस चले जाओ। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे मिंग की भी बारी आएगी, तो मिंग यहाँ पर इस टेस्ट को तो आसानी से पास कर लेगा। दूसरा टेस्ट देखने में मजा आएगा। क्या वो यहाँ पर सभी एल्डर्स को पीटेगा या फिर खुद मार खा के टेस्ट को पास करेगा? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 373 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था जहां पर हमारा मिंग कीडियन सेक्टर का डिसाइपल बनने के लिए अपने पहले एग्जामिनेशन टेस्ट को पास कर लेता है, जहां पर उसे एंट्रेंस एग्जाम में पास होना होता है। पहले टेस्ट को पास करने के लिए वहां पर एल्डर को रिश्वत देता है, जिसकी वजह से एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने टेस्ट को पास कर लिया, जाओ जाकर अपना सेकंड टेस्ट दो। अरे मिंग का सेकंड टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पर उसने अपनी फिजिकल बॉडी और उसकी ब्लड लाइन के बारे में पता चलेगा ये किस काबिल है, क्या ये इस कीडियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। हमारा मिंग लूडा के साथ उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर एक पत्थर के ऊपर एक क्रिस्टल पड़ा होता है और सभी बच्चों को उसके ऊपर हाथ रखना होता है। पत्थर के ऊपर हाथ रखने की वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके पास जो बॉडी है उसके बारे में और साथ में उनकी ब्लड लाइन के बारे में पता चलता है। मिंग से पहले जो लड़का होता है उसके बारे में वहाँ पर जो एग्जामिनर लड़की होती है वो कहती है, तुम्हारे पास बहुत ही लो ग्रेड की स्पिरिचुअल बॉडी है और साथ ही तुम्हारे पास स्टोन की फिजिक है, तुम एलिमिनेट हो, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मिंग कहता है, इसने कहा कि उसके पास स्टोन जैसी फिजिक है, इसके बाद क्या मतलब है? लूडा उसे कहता है, यहाँ पर अपनी अपनी टर्म्स को यूज किया जाता है। स्टोन फिजिक का मतलब ये है कि उसकी बॉडी एक पत्थर की तरह बिल्कुल बेकार है। जिस तरह एक पत्थर बिल्कुल बेकार होता है, इसी तरह इस इंसान की बॉडी भी बिल्कुल बेकार है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इसकी फिजिक बहुत ज्यादा बेकार है, इसी वजह से उसे स्टोन बॉडी कहा जा रहा है। उसके बाद एक और लड़का वहाँ पर आता है, पत्थर के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, इस वक्त उसके सामने एक इम्प्रिंट शो होता है जो कि टाइगर का बना होता है। तो वो लड़की जो एक एग्जामिनर है वो कहती है, तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल बॉडी है और इसके साथ साथ तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वो एक फियर्स टाइगर की
ब्लड लाइन की पावर है। तुम साइड पर होकर इंतजार करो, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें पास किया जाएगा या नहीं। मिंग देखने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर हमारी ब्लड लाइन के बारे में पता चलेगा? अगर हम लोग इसके ऊपर हाथ रखेंगे तुझे तो हमारी ब्लड लाइन को भी पहचान सकता है। लूडाओ से कहता है हाँ ब्रदर, यहाँ पर इसके ऊपर हाथ रखने की वजह से तुम्हारी ब्लड लाइन के बारे में पता लगाया जा सकता है। कीटियान सेक्टर में जितने भी डिसाइपल्स एक्सेप्ट किए जाते हैं वो सभी लोग स्पेशल फिजिक और स्पेशल ब्लड लाइन वाले होने चाहिए। इसी वजह से ये वाला टेस्ट इतना ज्यादा स्पेशल है कि हमारा मिंग सोच रहा होता है। मैंने इससे पहले भी काफी जगह के ऊपर टेस्ट दिए हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर जितने भी टेस्ट थे उन सभी में इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं था। वो लोग फिजिक को चेक कर सकते थे, लेकिन वो लोग हमारी ब्लड लाइन को चेक नहीं कर सकते थे। कीटियान सेक्टर वाले तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हैं। ये अपने हाथ से किसी भी जीनियस को निकलने नहीं दे सकते। ये लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उनके पास कौन कौन से जीनियस आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे जीवूजी की बारी आती है। वो एग्जामिनर लड़की कहती है तो अगला किंग लॉन्ग डायनेस्टी से जीवूजी है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। बिमिंग वहाँ पर जाने से पहले बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम मेरी पावर्स को कम कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पावर्स को 90% तक कम कर दो। बिमिंग उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं आपकी फिजिकल एबिलिटीज और इसके साथ साथ आपकी ब्लड लाइन की पावर को 90% तक सप्रेस कर देती हूँ। बिमिंग हमारा जैसे जाकर उस स्टोन के ऊपर हाथ रखता है, वो स्टोन के ऊपर हाथ रखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त ओरा निकलता है। वो ओरा वहाँ पर एक ड्रैगन की शेप लेता है और वो जबरदस्त होता है, यहाँ तक कि आइलैंड के बाहर भी दिखाई देता है। इतना ज्यादा पावरफुल ओरा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। क्या ये अभी भी एक जूनियर स्टूडेंट है जो यहाँ पर एक स्टूडेंट बनने के लिए आया है? इस लड़की के पास किस तरह की फिजिक है जो इसने इतने बड़े मॉन्स्टर के इम्प्रिंट को अपीयर करवाया है? टर्मिनल लड़की भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इस लड़की के पास तो हाई ग्रेड की डिवाइन बॉडी है और ऊपर से इसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर है। इनसे कहती है तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, और साथ ही वो सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास रियल ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर है। ऊपर से इसके पास जो फिजिकल बॉडी है वो डिवाइन फिजिकल बॉडी है, एक हाई ग्रेड की फिजिकल बॉडी। क्योंकि सभी लड़के सोच रहे होते हैं अगर हम लोगों को यहाँ पर कीटियान सेक्टर में ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो हमें इस लड़के के साथ अच्छी बनाकर रखनी होगी। इस लड़के का फ्यूचर लिमिटलेस है, ये आगे जाकर बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। अब हमारा मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी पावर्स को 90% तक सुप्रेस करना है, तुमने यहाँ पर सभी को शॉक कर दिया है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने मेरी पावर्स को सुप्रेस क्यों नहीं किया? बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, मैंने आपकी पावर्स को 90% तक रिड्यूस कर दिया है। लेकिन आपके पास जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज्यादा आला क्वालिटी की है, आपके पास डिवाइन बॉडी है और ऊपर से आपके पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो एक रियल ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर है। अब आप एक मार्शल आर्ट्स के सेंट बने थे, उस वक्त के बाद से अब आपकी पावर्स को अगर 90% तक भी सुप्रेस किया जाएगा तब भी वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा शो होगी। उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ अंदर घुस जाऊंगा अपनी पावर्स को शो करवा कर कि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अब जबकि सभी को पता चल चुका है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, चाहे ये गलती से हुआ हो या फिर जानबूझकर हुआ हो, मेरे पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये ट्रिप काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मिंग कहता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि कीटियान सेक्टर वाले वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये लोग शिलार्ड्स के गार्ड को अपना डिसाइपल बनाकर रखते हैं। लेकिन वो बंदा कौन होगा जो कि लॉन्ग शाओबाई की आइडेंटिटी लेने के बाद यानी कि मेरी आइडेंटिटी लेने के बाद यहाँ पर कीटियान सेक्टर के मास्टर का बेटा बनकर आ गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो बंदा पागल है या फिर वो इतना ज्यादा बहादुर है? वो यहाँ पर फेक बनकर असली होने का नाटक कर रहा है। यहाँ पर अपनी बॉडी अपीयरेंस को जीवूजी में इसीलिए चेंज किया था क्योंकि अगर यहाँ पर जो भी बंदा फेक बनकर आया हुआ है तो उसे पता चल गया कि मैं रियल लॉन्ग शाओबाई हूँ और उसका प्लान खराब हो जाएगा तो वो किसी भी वक्त मेरे पर अटैक करके मुझे मार सकता है। इसी वजह से मैंने जीवूजी की आइडेंटिटी को लिया है क्योंकि जीवूजी की आइडेंटिटी को ज्यादा लोग नहीं जानते। तो हमारा मिंग अपने सेकंड टेस्ट को पास करने के बाद तीसरे टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ता है। लूडाओ से कहता है ब्रदर मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल और काफी अमेजिंग हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा अमेजिंग हो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब तो मैं वाकई में तुम्हें अपना उस्ताद मान गया। मिंग उसे कहता है चलो ठीक है अब तारीफें बंद करो, मुझे तीसरे हॉल की तरफ लेकर चलो। तीसरा हॉल कहाँ पर है? लूडाओ उसे तीसरे एग्जामिनेशन हॉल की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर मिंग हमारा एरिना में खड़ा होता है जबकि वहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ये सभी लोग एग्जामिनर्स हैं। उन सभी से कहता है मेरा नाम जीवूजी है और मैं यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ 5-5 लोग बैठे होते हैं, ये सभी लोग मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर इसका एग्जाम लेने वाले हैं। इन लोगों को भी पता चल जाता है कि मिंग ने पिछले टेस्ट को पास किया है और उस टेस्ट में इसकी रिजल्ट्स आए हैं कि इसके पास टॉप ग्रेड की डिवाइन बॉडी है और साथ इसके पास ड्रैगन की ब्लड लाइन भी है जो कि ट्रू यानी रियल ड्रैगन ब्लड लाइन है। इसे कुछ एल्डर्स कह रही होती है क्योंकि ये लड़का इसके पास बहुत ही स्पेशल बॉडी है और ड्रैगन की ब्लड लाइन भी है तो इसका फ्यूचर लिमिटलेस है और आगे जाकर ये बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। इसलिए अगर इस लड़के को अपने साथ मिला लिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
जबकि वहीं पर एक दूसरा एल्डर कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इस लड़के के पास स्पेशल बॉडी है और ड्रैगन ब्लड लाइन है, देखती जाओ कि मैं इसका करता क्या हूँ। मैं जाकर इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा ताकि इसके दिल में डर बैठ जाए, दोबारा कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, ये वैसे ही हमारे साथ मिल जाएगा। वहीं पर एक कमजोर सा लड़का आगे बढ़ता और कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूँ। सबसे पहले मुझे आगे जाना चाहिए। मैं जाकर इस लड़के के ऊपर अटैक करके देखता हूँ क्या है ये लड़का किस खेत की मूली है। वो लड़का आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है मेरा नाम चैंगजाई है और मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। बाकी सभी लोग भी यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए हैं, लेकिन अगर तुम मुझे हरा देते हो तभी वो लोग तुम्हारा टेस्ट ले पाएंगे। साथ ही वो मिंग से कहता है ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, तुमने पहले भी इस टेस्ट के बारे में सुन रखा होगा। हमें यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हराना है या फिर बहुत ही बुरी तरह से मार खानी है। हम लोग तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पर मापने वाले हैं, इतनी बुरी तरह से तुम हमसे मार खाओगे उतना ज्यादा हम पता चलेगा कि तुम टेस्ट को पास करने के लायक हो या नहीं हो। मिंग उसे इशारा करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। लड़का बड़ी स्पीड के साथ धुआं क्रिएट करते हुए हमारे मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मिंग को पंच मारता है जबकि हमारा मिंग उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। कहता है ये बंदा मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर है, जब इसने मेरे साथ पंच को पंच टकराया तो इसकी पावर मुझे मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर महसूस हो रही है, ऐसे कि ये जानबूझकर अपनी पावर्स को कम करके मेरे पर अटैक कर रहा है। आज ऐसा क्यों करेगा। वो लड़का मिंग के क्योंकि काफी ज्यादा करीब होता है, वो आहिस्ता सी आवाज में मिंग से कहता है लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या तुम मेरे पीछे इन सभी लोगों को देख रहे हो। सभी लोग तुम्हें मार मार कर अधमरा करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा, तुम्हें बस यहाँ पर नाटक करना है मुझसे हारने का और मैं तुम्हें हाई ग्रेड्स के साथ पास करवा दूंगा। मिंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि वो एल्डर मिंग से कहता है हाँ मैं तुम्हें पास करवाना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक जीनियस लड़के हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, जबकि बाकी के एल्डर्स भी तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से किसी को ज्वाइन करो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो, हम दोनों वाकई में एक अच्छा पैक बनाएंगे। मिंग उसे कहता है इसका मतलब तुम बाकी के सभी एल्डर से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारी साफर को एक्सेप्ट करूंगा। लड़का जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता और कहता है लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, जबकि तुमने जहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरी ऑफर को रिजेक्ट करोगे, ठीक है मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वो हवा में ऊपर जंप करने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव जिसका नाम टियानगैंग फिस्ट होता है उसको यूज करता है। मिंग कहता है अब जबकि तुमने मुझे बता दिया है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद से इस टेस्ट को पास कर भी लेता हूँ तो फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी, मुझे इन सभी को अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म कर दूं। हमारा मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और सिर्फ अपनी एक उंगली के साथ फ्लिक करते हुए टियानगैंग पंच को वहीं पर स्कैटर कर देता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला पंच तो मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पंच था, लेकिन इसने सिर्फ एक ही उंगली की फ्लिक के साथ ही मेरे पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये लड़का है क्या, ये तो एक मॉन्स्टर है। यहीं पर हमारी एपिसोड 373 का एंड हो जाता है।